प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें से हम लोग संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है और आक्सीकरण अपचयन क्या है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, अर्थात अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वियोजन अभिक्रिया की, तो वियोजन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, अर्थात उल्टी होती है। जैसे कि बात करें, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर अर्थात अपघटित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। यानी एकल पदार्थ जो होता है वो अपघटित होकर दो पदार्थ अगर देता है तो हम कहेंगे कि वो वियोजन अभिक्रिया है। जैसे अभी दूसरे डेफिनेशंस की बात करें ना, तो यहाँ देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स अभी एक इसमें आया ना कि वियोजन अभिक्रिया जो होता है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। इसके कहने का अर्थ ये है कि संयोजन अभिक्रिया हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते थे तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती थी। लेकिन इसमें इसके अपोजिट ही तो बात है कि एक अभिकारक अगर दो उत्पादों में, दो या दो से अधिक उत्पादों में अगर टूटता है तो कहेंगे कि हम ये वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली है कि इसमें कह रहा है कि यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, यानी कोई बाह्य कारक है जिसके द्वारा ये दो या दो से अधिक अवयवों में टूट रहा है। तो फिर ये बाह्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स अभी हम विचार करेंगे कि ये बाह्य कारक कौन कौन होंगे और कौन कौन होंगे तो उनका कौन कौन सा नाम होगा। जैसा अभी हम लोग बात करें पहला ऊष्मीय अपघटन की, यानी ये बाह्य कारक यदि ऊष्मा होगा, यानी कोई रिएक्शन यदि ऊष्मा के द्वारा वियोजित होती है, यानी कोई रिएक्शन मान लीजिए कोई एक अभिकारक है, अगर ऊष्मा देने से वह दो या दो से अधिक अवयवों में टूट रहा है तो हम इसे कहेंगे कि ये ऊष्मीय अपघटन है। जैसे कि आप डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है तब यह ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। यानी जब कोई पदार्थ को जब ऊष्मा दी जाएगी और वो दो अवयवी या तीन अवयवी या अलग अवयवी तत्वों में अगर टूट जाता है तो हम कहेंगे कि वो ऊष्मीय अपघटन है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये दो अवयवी तत्वों में विभक्त हो गया, यानी टूट गया है, अपघटित हो गया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में और ये कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बिना बुझा हुआ चूना का ये सूत्र है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि ऊष्मीय अपघटन के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट गया है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स हो जाएगा। तो आप एग्जाम में इसको याद रखेंगे। जब कोई पूछे कि वियोजन अभिक्रिया का कोई एक रिएक्शंस दीजिए तो आप इसे दे सकते हैं। तो आपको दो फायदे होंगे, एक ऊष्मीय अपघटन के भी दे सकते हैं और दूसरा वियोजन अभिक्रिया का भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं दूसरा, यानी हम लोग का है प्रकाश अपघटन। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश अपघटन की। यानी जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा जब होती है तो इसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड लिया गया है, सूर्य के प्रकाश देने से ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जा रहा है। अर्थात इसके कहने का मतलब है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर बाह्य कारक प्रकाश है तो उसके द्वारा जो वियोजन होगा उसे हम कहेंगे कि ये प्रकाश अपघटन है। तो ये रिएक्शंस आप याद कर सकते हैं प्रकाश अपघटन का, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला विद्युत अपघटन की। ये बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग याद करते चलिए। चलिए आगे बात करेंगे विद्युत अपघटन की, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें देखिए, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा होती है तब यह विद्युत अपघटन कहलाता है। अगर आप डेफिनेशन पे विचार करें ना तो सारा डेफिनेशन एक ही जैसा है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मीय अपघटन, यानी जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है तो उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन।
जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो उसे प्रकाश अपघटन, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा होती है तो उसे विद्युत अपघटन। यानी जिसके द्वारा ये अपघटन हो रही है वही अपघटन तो हो रहा है। तो चलिए इसमें भी बात कर लें एग्जाम्पल्स की। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पे जल है, जल का जब विद्युत अपघटन हम करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड पे और ऑक्सीजन जो होता है एनोड पे। ये कैथोड एनोड का मतलब ये है कि जब विद्युत अपघटन हमें करानी होगी तो कोई गलित अवस्था में, यानी कोई जो द्रव्य, यानी द्रव्य के रूप में होना चाहिए। यानी हो सकता है कि ऐसा पदार्थ हम लोग को लेना होगा जो द्रव्य के रूप में हो या गलित अवस्था में हो, तो उसका हम विद्युत अपघटन करते हैं। ये ना कि ठोस ले ले और उसमें विद्युत अपघटन शुरू कर दे, उसमें विद्युत अपघटन नहीं होगा। तो ये कन्फर्म रहा ना कि इसमें कोई लिक्विड होना चाहिए जिसमें हम विद्युत अपघटन कराएंगे। और इसमें से देखिए H पर प्लस आयन होता है, इसीलिए कैथोड से आकर्षित हो जाता है, क्योंकि कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। और ऑक्सीजन पर जो है कि माइनस चार्ज होता है, ऋण चार्ज जो होता है, इसलिए एनोड से आकर्षित होता है, क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज होता है। तो ये आपको लोग याद रखना है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है और कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। नीचे एक और रिएक्शंस है जिसमें लिखा है पोटेशियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कराते हैं। ये भी एक पोटेशियम क्लोराइड एक जलीय विलयन है गलित अवस्था में, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं गलित अवस्था। ये गलित अवस्था में है। तो जब ये पोटेशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो इसमें से पोटेशियम और क्लोरीन गैस निकलती है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि के पे हम जानते हैं कि प्लस चार्ज होता है जो कैथोड पर आकर्षित होता है, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होने की वजह से ये एनोड पर आकर्षित होता है। फिर अभी अभी हमने बताया क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज होता है। तो ये रहा हम लोगों का विद्युत अपघटन। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद से हम लोग अभी बात करेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो देखना फ्रेंड्स, एक चीज़ इसी पे हम लोग समझ लेते हैं, जितने भी अभिक्रियाएं हम लोगों ने किया उसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता हुई। यानी हम कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है उसे हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए हम लोग डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का कितना आसान सा डेफिनेशन है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में, तो उसमें भी कहे थे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है उसमें ऊष्मा क्षेपी कहते थे। इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है इसलिए हम कह रहे हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसकी अभिक्रिया कराने के हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है -45 किलो कैलोरी, अर्थात ये उत्पाद में से ना -45 किलो कैलोरी कम हुआ है। तो यहाँ माइनस लिखने का अर्थ यह है कि यह अभिकारक में -45 किलो कैलोरी यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये माइनस जब रहे ना यहाँ पे उत्पाद में, तो आप लोगों को समझ लेना है कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसी अभिक्रिया को ना हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे N2 प्लस O2, अब यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ये 45 किलो कैलोरी इस साइड में, किलो कैलोरी, और इसे ऐसे लिख देंगे 2NO। एक्चुअली देखा जाए तो रिएक्शन एक ही है। देखिए, हाँ, अभी अभी हम तो कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, मानी उस रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात इसकी अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता है। तो यानी ऊष्मा नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में जुड़ रही है, तब ना जो है कि 2NO प्राप्त हो रहा है, अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इस दोनों रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर इधर प्लस रहेगा तब भी हम कहेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, अगर इस उत्पाद में माइनस के द्वारा अगर दिखाया जाता है तो भी हम कहेंगे कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करें अगर दूसरे एग्जाम्पल्स की ना, तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर कार्बन का अभिक्रिया सल्फर से कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन की अभिक्रिया अगर हम सल्फर से कराते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइसल्फाइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइसल्फाइड प्राप्त होता है, और इससे 20 किलो कैलोरी जो है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसको कराने के लिए। यानी 20,000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
देखिए इसमें भी लिखा गया है कि कार्बन का जब सल्फर से हम अभिक्रिया कराए तो कार्बन डाइसल्फाइड तो प्राप्त हुआ, मगर इस अभिक्रिया में 20,000 कैलोरी ऊर्जा लगा। लेकिन इस माइनस का अर्थ ये है कि इधर लगा है। ठीक, जैसे इसको अगर लिखना चाहें तो दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस सल्फर, और ये जो 20,000 दिख रहा है इस साइड में, इधर प्लस के द्वारा हम लोग लिख देंगे 20,000 कैलोरी CS2। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे ये क्राइटेरिया कैसे होती है। कभी कभी ना इसको डेल्टा के द्वारा भी लिख दिया जाता है, ऐसे इस डेल्टा के द्वारा लिख दिया जाता है कि कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो कैलोरी हम लोग देख रहे हैं 20,000, इसको यहाँ लिख देगा, यानी प्लस के द्वारा यहाँ पे लिख देगा 20,000 कैलोरी, तब भी ये रिएक्शन कहलाएगा ऊष्माशोषी का। तो ये रहा ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल्स। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे और एग्जाम्स में जब भी आए तो आप लोगों को एकदम बीट करके आना है। चलिए, थैंक यू इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।